Assalamu alaikum everyone, welcome to the class. So today we are discussing Mughal Empire part 2. So part 1 we have discussed, in which we discussed about Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb. We will also discuss about the Aurangzeb successors. कि औरंगजेब के बाद क्या हुआ। अभी तो हमने पढ़ लिया औरंगजेब की पॉलिसीज के, हाँ यार जिजिया पॉलिसी थी, मनसबदारी थी, रिलीजियस था, स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी, ये था वो था, वो हमने औरंगजेब का पढ़ा। मैं आप स्कूल्स में भी औरंगजेब तक ही पढ़ाया जाता है। दे डोंट टीच अबाउट सक्सेसर्स, क्योंकि पास पेपर्स में एक सवाल आया हुआ है 14 मार्क्स का कि ये सवाल आया हुआ था, वॉज द डिस्प्यूट बिटवीन सक्सेसर्स। वी विल डू दैट, डोंट वरी, अभी से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। was the dispute between औरंगजेब successors, औरंगजेब के जो successors थे। successors से मुराद ये होता है कि आफ्टर औरंगजेब, और औरंगजेब की जो औलादें थी जिन्होंने सक्सीड किया औरंगजेब को। तो टुडे आई वांट टू डिस्कस दैट टॉपिक विद यू कि औरंगजेब के बाद क्या हुआ। ठीक है, हम बोलते हैं कि औरंगजेब की पॉलिसीज खराब थी, औरंगजेब डिक्लाइन में लेके चला गया, ये हुआ वो हुआ। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सक्सेसर्स कौन है। ये बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिटेल है, ये आपका बड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगी कि फैमिली ट्री नहीं दिखाई जाती। इवन मैं देखता हूँ कि हिस्ट्री जब पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स, तो वो एक फैमिली नहीं बता रहे होते, कौन कौन आया, कौन कहाँ था, क्या था। तो मुगल्स की पूरी मैं फैमिली ट्री आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए समझा रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो फैमिली ट्री जो हमारे कोर्स में है, जो CI एग्जामिनर ने बताया, जो हमारा सिलेबस है, वो ये सारी रेड मार्किंग वाला है। बाबर, नंबर 1 बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर जिसको सलीमुद्दीन कहते हैं, खुर्रम, शाहजहां, औरंगजेब, मोयुद्दीन, नंबर 6, नंबर 7 बहादुर शाह 1। इसको क्या कहते हैं? बहादुर शाह 1, बहादुर शाह 1 कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जहानदार शाह एम्परर बना, उसके बाद मोहम्मद शाह। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर औरंगजेब के बाद औरंगजेब की औलादे देखें आप, 1 2 3 4 5 सन्स। कोई कहता है 4 है, 5 है, तो 4 to 5 सन्स थे। ये बातें ना स्टोरियंस जरा मुख्तलिफ करते हैं, क्योंकि कुरान पाक जो हमारी किताब है वही ऑथेंटिक है। उसके अलावा सारी किताबों में अप्स एंड डाउन हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कोई बोलता है कि 3 सन्स थे, कोई कहता है 4 है, 5 है, तो हम लोग 5 पे ही कर लेते हैं। चलो, कोई कम नहीं करते, ज्यादा ही कर लेते, गलत नहीं होता, इट्स ऑल ओके। हिस्ट्री में ही चलता है। अच्छा, हमने किसको डिस्कस करना है? बहादुर शाह 1 को डिस्कस करना है, जो फर्स्ट वाला था वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह की भी बहुत सारी देखें औलाद, बिकॉज दे हैड मल्टीपल वाइफ्स। जैसे आजकल शेखुल कबीरा जो हैं सऊदीया वाले या दुबई वाले, उनकी मल्टीपल वाइफ्स होती हैं, मतलब 10-12 वाइफ्स तो होती है। 4 का तो छोटी कहानी है, 10-12 होनी चाहिए। ठीक है, तो शेख जैसे आज अमीर लोग हैं, मतलब वो मल्टीपल मैरिजेस पे जाते हैं। तो पैसे आने की एक बुराई ये भी है कि इंसान फिर मल्टीपल वाइफ्स पे जाता है, एक ये फैक्टर भी है, क्योंकि पैसा बहुत होता है शेखों। इसी तरह मुगल्स के पास पैसा बहुत था, दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, सो दे कैन अफोर्ड देयर फैमिलीज, उनको कोई मसला नहीं था। तो देखें कितने सारी औलादें, आप औलादें तो चेक करें बहादुर शाह 1 की, सो मेनी सन्स। ये तो सन्स हैं सिर्फ, के खानदान चल रहा है बेटे से, बेटियां भी हैं, लेकिन सन की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो रूलर्स हैं, वो एम्परर्स हैं, इसलिए सन की बात चल रही है आप। ठीक है, तो जहानदार शाह के बाद देख लें, उसके बाद भी बहुत सारे, फिर मोहम्मद शाह बिकम द एम्परर, मोहम्मद शाह, फिर बहादुर शाह 2। आखिरी एम्परर यहाँ मिसिंग है, दैट इज बहादुर शाह 2। एक बहादुर शाह 1 था, और इनके बाद बहादुर शाह 2 आएंगे, ये ऐड कर लीजिएगा, बहादुर शाह 2। लास्ट मुगल एम्परर वाज बहादुर शाह 2, जब 1857 में डिक्लाइन में जाएगा एम्पायर। ठीक है, तो बहादुर शाह 2 जो थे वो, ही वाज बेसिकली इम्प्रिजन्ड एंड किल्ड बाय ब्रिटिश। और उनके जो 3 बेटे थे, मिर्जा मुगल, मिर्जा अबू बकर, मिर्जा सुल्तान, उनको भी सर काट दिया था ब्रिटिश ने, उनको स्लॉटर कर दिया था, ज़िबा कर दिया था। तो खैर ये हिरार्की थी, शॉर्ट बताना चाह रहा हूँ, ये याद नहीं करनी, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू लर्न, जस्ट एक नॉलेज देने के लिए, कॉन्सेप्ट बताने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज बताई नहीं जाती, पता ही नहीं होता कौन किसकी औलाद है, कौन किसका बाप है, कौन बेटा है, पता ही नहीं है, बस रट्टे मार रहे हैं। जहाँ मोहम्मद शाह आ गया, पता ही नहीं मोहम्मद शाह कौन है, जहानदार शाह पता ही नहीं कौन है। जब मैंने आपको लास्ट टाइम कल क्लास में बताया होगा, जब थर्सडे को क्लास हुई थी, तो आई टुक दीज नेम्स, तो मैं सोचा कि मैं आपको हिरार्की दिखा दूं, वो ज्यादा अच्छा होगा। चलें, ये ऑरिजिनल पॉलिसीज वी हैव डन इन द लास्ट क्लास। आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आज मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। ठीक है, और कैम्ब्रिज ओ लेवल्स का जो पेपर है, आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, मुझे पता है ये सब चीजें कर चुके हैं। मैं इस कंपलसरी क्वेश्चन का फॉर्मेट आज बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि यू हैव ऑल रजिस्टर्ड, ये जितने भी बच्चे मेरी ज्वाइन कर रहे हैं सब एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं। दैट्स व्हाई अब आप जो भी सीक्रेट्स है मेरी पढ़ाने का जो स्टाइल है, वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा। तो आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं,
क्वेश्चन नंबर 1A, इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। मैंने आपको बताया था सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3 एनीवेयर से आ सकता है, ये बात ध्यान में रख लें, ठीक है ना। तो कोई छोड़ नहीं सकते हिस्ट्री में, वी कैन नॉट लीव दोज स्टूडेंट हु वांट टू अपीयर इन अक्टूबर। तो मैं उनको प्रेफर नहीं करूंगा अक्टूबर, तो इट्स जस्ट देयर। 3 अक्टूबर 4 या 5 को डेट आई है पार्शियली, तो आई एम नॉट टीचिंग अक्टूबर बैच, आई एम टीचिंग मई जून। जो बच्चे मई जून भी कहते हैं, अप्रैल में एग्जाम्स होंगे, बाय मार्च, बाय फेब और मार्च आई विल कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है, ताकि अप्रैल में और मार्च में हम वर्कशॉप्स करें, रिविजन्स करें, पॉसिबल सेशंस करें, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स होंगी। फॉलोड बाय मंथली टेस्ट, होमवर्क्स चल रहे हैं अभी हमारा, एवरी 2 मंथ्स के बाद मैं एक मिड टर्म लूंगा इंशाल्लाह, उससे आपकी पिक्चर क्लियर होगी। आई माइट आस्क यू टू कम इनटू माय सेंटर एंड अपीयर इन द एग्जाम। मैं प्रॉपर आपको एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट दूंगा, टाइम मैनेजमेंट सिखाऊंगा ड्यूरिंग द एग्जाम, तो वो चीजें भी इंशाल्लाह चलती रहेंगी। तो यू गाइज आर माई प्रायोरिटी। मेरा जो ऑनलाइन बैच है, आप यकीन करें, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में मेरा, मैं सबसे ज्यादा एफर्ट्स ही इसमें करता हूँ, कोशिश मेरी ये होती है, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा सा बच्चे ड्राई फील करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ और ज्यादा एफर्ट्स डालूं ताकि उनको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिले। अनसीन पैसेज का जो सवाल आता है वो 3 मार्क्स का होता है, एंड क्वेश्चन नंबर 1B इज 5 मार्क्स। अब ये 8 मार्क्स जो आपके बनते हैं यहाँ पे, वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अनसीन है, मतलब आउट ऑफ द बुक है, तो वहां से आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अक्टूबर नवंबर 2021, लास्ट ईयर का पेपर है, क्योंकि लास्ट ईयर से अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हुआ था, क्योंकि कोविड की वजह से एग्जाम डिले हो गए थे, तो अप्रैल मई में एग्जाम नहीं हुए थे, तो अक्टूबर में ये वाला पेपर हुआ था, तो ये लास्ट पेपर कहलाएगा, अभी तक का लास्ट पेपर है ये, ठीक है ना। इस साल भी हुआ है, तो वो पेपर अभी रिलीज नहीं हुआ, तो इस तरह का सवाल आएगा, इट विल बी गिवन टू यू, दिस सोर्स विल बी गिवन टू यू, आपको दिया जाएगा। कुछ बच्चे होशियारी होते हैं, वो सोर्स देखते नहीं, अपनी मर्जी से लिखना शुरू करते हैं, आपको इससे करना है, यू टू फॉलो दिस, ठीक है, फॉलो इट। सोर्स ए में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अनसीन पैराग्राफ, ये भले आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर हम इसके सवाल पे आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सवाल पढ़ लेते हैं पहले कि सवाल पूछा गया, अकॉर्डिंग टू सोर्स ए विच पॉलिसीज डू सम हिस्टोरियंस, सम हिस्टोरियन, खुद वो बोल रहा है कि सम हिस्टोरियंस कुछ कहते हैं, सम हिस्टोरियंस कुछ कहते हैं, खुद बोल रहा है एग्जामिनर। सम हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं, ठीक है, प्रूव नहीं है, क्लेम करते हैं, दैट कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग इंस्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर बाय टाइम ऑफ औरंगजेब्स डेथ, कि औरंगजेब की डेथ तक और उसके बाद के हिस्टोरियंस बताते हैं कि औरंगजेब की वजह से मुगल एम्पायर काफी डिक्लाइन में गया, या औरंगजेब की डेथ की वजह से, या उसकी मौत की वजह से, या उसकी एंडिंग के टाइम की वजह से, उसकी जो पॉलिसीज थी तो औरंगजेब बोले कि औरंगजेब को ब्लेम जाता है। सो व्हाई, सवाल क्या है, विच ऑफ दिस पॉलिसीज, विच पॉलिसीज, सवाल क्या है, वी विल फाइंड दिस इन अनसीन पैसेज। इसका जवाब हमें 3 मार्क के लिए 3 to 5 पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं, यू हैव टू फाइंड आउट 3 to 5 पॉइंट्स। मैं मार्क स्कीम भी दिखाऊंगा, ये मार्क स्कीम्स है यहाँ पे, आई विल शो यू, वी विल डिस्कस दैट एज वेल। पहले हम खुद कर लेते हैं, ठीक, पहले हम खुद कर लेंगे क्या बात है। अब ये पैराग्राफ आ गया, ठीक है, यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि होमवर्क आप करोगे, जिस सवाल आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे, आप इसमें से 3 to 5 पॉइंट्स आपको एक्सट्रैक्ट करना है, यू जस्ट एक्सट्रैक्ट देम, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। कॉपी पेस्ट में ये होता है कि आप बिल्कुल छापो नहीं, आप अपने थोड़ी सी, आप जो अपनी नॉलेज यूज नहीं करनी, इस सवाल में यू डोंट हैव टू यूज ओन नॉलेज, नो नॉलेज, अपनी नॉलेज यूज नहीं करनी, आपको नॉलेज यूज बिल्कुल भी नहीं करनी, यू हैव टू जस्ट राइट वॉट एवर इज रिटन हियर। आपको यहाँ से मतलब आप सेंटेंस सही फॉर्म कर लो, कुछ हद तक आप उसको कॉपी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ये पैसेज है अनसीन। तो बता दें उसकी पॉलिसीज के बारे में, बता दें कि औरंगजेब के बारे में, गुड रिलेशनशिप थी विद फॉरेन ट्रेडर्स, 1, एक बात आ गई। ही मेड जनरस डोनेशंस, नंबर 2, ही इंट्रोड्यूस्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन पर्सनल बिहेवियर, 3, उसकी पॉलिसीज पूछी थी, याद है पॉलिसीज, तो बताइए। ही बैंड आउटडोर सिंगिंग, गैम्बलिंग, डांसिंग, मैंने आपको पहले बता दिया, बुक में नहीं लिखा हुआ, ये 3 आ गया, 4 आ गया, बल्कि 4, बियर्ड्स वगैरह आ गया। औरंगजेब इंक्रीज टैक्सेस, नंबर 5, ठीक है, लग्जरियस बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, 6, इसकी पॉलिसी थी, मैंने कहा था एक्स्ट्रावेगेंट, हम पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं, मतलब लकीली दिस टॉपिक वाज द इजीएस्ट टॉपिक, मतलब ये टॉपिक जो इस साल आया अक्टूबर में। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर अक्टूबर नवंबर में पेपर मुश्किल होता है, मुझे बताओ क्या मुगल एम्पायर इजीएस्ट टॉपिक नहीं है? और ये तो बुक से आया है, दिस इज फ्रॉम द बुक, तो मेरे हिसाब से तो अक्टूबर नवंबर भी इजी होता है, अप्रैल में भी आसान होता है, मेरे हिसाब से तो दोनों इनटेक इजी होता है, मैंने नहीं देखा कोई मुश्किल सवाल, क्योंकि जब तैयारी होगी, when you are prepared, तो nothing is difficult, everything is peanuts, easy। तो हमने यहाँ से 3 to 5 पॉइंट्स उठा लिए इन अ पैराग्राफ। अब आ जाए मार्क स्कीम पे, मार्क एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कह रहा है ये पॉइंट्स हैं, एग्जामिनर कह रहा है भाई रिस्ट्रिक्शंस लगाई उसने पर्सनल बिहेवियर पे, हमने फाइंड आउट किया था ये वाला पॉइंट,
आउटडोर सिंगिंग गैम्बलिंग की थी, बिल्कुल सही है, 1 नंबर। ये देखिए लिखा है 1 मार्क। ही मेड डिक्लेरेशन ऑफ बेयर्स, 1 मार्क। एक्सपेंसिव वॉर्स लड़ता था, लार्ज मनी, लग्जरियस बिल्डिंग्स बनाता था, एक्स्ट्रावेगेंस करता था। अपनी नॉलेज नहीं करनी, जस्ट कॉपी पेस्ट, कुछ हद तक कॉपी, मतलब मेक अ राइट सेंटेंस, सेंटेंस करेक्ट कर ले, अपनी इंग्लिश करेक्ट कर ले, बस मकसद है सेंटेंस शुड बी करेक्ट, ठीक है ना। तो एक सेंटेंस सही रखें और कॉपी कर लें, वैसे। इन्होंने कितने पॉइंट्स बताए? 1 2 3 4 5, तो आप 5 पॉइंट्स बता दें आप इन अ पैराग्राफ, इन अ पैराग्राफ। डन हो गया। 3 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट वहां से उठा के यहाँ लिख दीजिए, लिखा है ईच रेलेवेंट स्टेटमेंट करेक्टली आइडेंटिफाइड में से आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ कैंडिडेट्स में पैराफ्रेज, मतलब आप सेंटेंसेस बनाओगे। आप क्या बनाओगे? आप सेंटेंस बनाओगे, पैराग्राफ बनाओगे। खुद बोला एग्जाम में, आप पैराग्राफ बनाओगे, बट कंटेंट मस्ट बी डिराइव फ्रॉम बुलेट पॉइंट स्टेटमेंट। अब ये टीचर को पता है, एग्जामिनर, ये रिपोर्ट है एग्जामिनर की, ये टीचर के लिए होता है। एग्जामिनर को बोला है कि अगर ये जवाब नहीं है तो 0 दे देना। ये टीचर को कहा है, अगर ये बुलेट पॉइंट जो अबव लिखे हुए हैं, इन बुलेट पॉइंट में अगर आंसर नहीं है बच्चे का, उसने कोई आलतू फालतू बात की हुई है, ये सारे पॉइंट्स अनसीन पैराग्राफ में से ही हैं। आप इसमें अपनी ओन नॉलेज यूज नहीं कर सकते। 1A में डू नॉट यूज योर ओन नॉलेज। वो खुद बोल रहा है इन बुलेट पॉइंट में से ही आंसर देना है, जो कि ऊपर ऊपर यहाँ सारे पॉइंट्स मौजूद है, इसमें से ढूंढना है, सिंपल, अपनी नहीं चलानी। ठीक हो गया, इसको शॉर्ट कर लेते हैं। फिर सोर्स बी आ गई। अभी सबसे पहले इसको करना कैसे है? अब एज यू कैन सी, they will always give you a hint. Sometimes they will give you a date 1918। अब ये भी बच्चों को नहीं पता 1918 में क्या हुआ। हमें 1857 का नहीं पता, हमें 1858 का नहीं पता, हमें 1737 में क्या हुआ, 1739 में क्या हुआ, बहुत सारी डेट्स हमें नहीं पता। अब ये हिंट है, दिस डेट इज अ हिंट हियर। जो ए स्टार वाला बच्चा होगा जिसने अच्छी तैयारी, क्योंकि वो डेट से पहचान लेगा भाई ये टॉपिक है, ये बात कर रहे हैं। अब एक आम बच्चा क्या बोलेगा? सर मुगल्स आर मार्चिंग, मार्च हो रही है, एंड दे आर रिटर्निंग, ये लिखा हुआ है, दे आर रिटर्निंग फ्रॉम ग्रेट मॉस्क एट दिल्ली। ठीक है भाई, कोई मॉस्क से वो रिटर्न कर रहे हैं, वो तो यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप ये बात रिपीट करोगे, इसके नंबर्स तो नहीं मिलेंगे, नो मार्क्स फॉर दिस। इस बात के तो कोई मार्क्स ही नहीं है, क्योंकि ये तो गिवन है। अब क्या बोले सर? अब क्या बोले सर? हाउ टू एक्सप्लेन, ये कौन सा टॉपिक है, इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे दें, इसमें हम व्हाट वी कैन सी वो कैसे करें, व्हाट दिस पिक्चर रिप्रेजेंट्स, इन्फ्रेंस कैसे करें। इसका बड़ा प्यारा जवाब है। मैं आपको पहले इसका फॉर्मेट समझाता हूँ, फिर हम इसको करते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मेट समझ लो, उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कीप राइटिंग नोट्स, कीप मेकिंग नोट्स। मैं जो इसको डिफाइन करूंगा इस पिक्चर में हम क्या लिख रहे हैं, तो प्लीज मेक नोट्स एंड सेंड मी आफ्टर द क्लास। ठीक है, लेट्स बिगिन। सवाल आ गया, पहले सवाल ही पढ़ना है इसमें। सवाल आ गया है हमारा, ये बिल्कुल नीचे है। व्हाट कैन बी लर्न, व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम सोर्स बी अबाउट मुगल रूल। मतलब उन्होंने कहा पिक्चर जो है, सोर्स बी जो पिक्चर है, ठीक है, मुगल रूल के बारे में सब बताओ जो नजर आ रहा है। मुगल रूल बोल दिया उन्होंने, क्या बोला? मुगल रूल। अब उसमें तो बहुत कुछ हुआ है, उसमें जिजिया था, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन थी, वॉर्स हुई हैं, पता नहीं क्या कुछ हुआ है। अब क्या करें भाई, अब क्या लिख दें? और इनकी पॉलिसी लिखे हैं, अकबर लिखे हैं, शाहजहां लिखे हैं, अकबर लिखे हैं, जहां क्या लिखे, मुगल रूल बोल रहे हैं तो। और सवाल कितने मार्क्स है? 5 नंबर का है। 5 नंबर के लिए ऑल मुगल एम्पायर तो लिख नहीं सकते। अब इसका तरीकेकार क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, इसका तरीकेकार मैं आपको बताता हूँ। वेरी गुड। आज मैंने कहा था आपको गिफ्ट दूंगा। टाइम विल टेल यू कि आपको ये दूसरे इंस्टीट्यूट्स में या अपने स्कूल में कब पता चलेगा। यू विल टेल मी, शायद ना पता चले। CI फॉर्मेट फॉर द सोर्स बी, क्वेश्चन नंबर 1B को कैसे सॉल्व करेंगे आप? एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, ये मार्क स्कीम्स है। एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर कह रहा है सबसे पहले लेवल 1 होगा, आम लफ्जों में इसको कहेंगे इंट्रोडक्शन या सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट। 1 और 2 लाइन्स लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन विल बी ओनली 1 और 2 लाइन्स। अब हम थोड़ी इंग्लिश झाड़ेंगे, हमें अंग्रेजी आती नहीं है पाकिस्तानी कौम को, बट वी विल बी झाड़ेंगे। वी विल से दैट दिस पिक्चर्स, आप इस तरह स्टार्ट करोगे, दिस पिक्चर या सोर्स बी, चले सोर्स बी कर ले, सोर्स बी illustrates that or demonstrate that। जिस बच्चे ने तैयारी नहीं की वो क्या लिखेगा? I can see that
क्या बात है, I can see, of course you can see, you have two eyes. बनते हैं या eyes हैं? I can see, बिगनर लेवल है, बिगनर बच्चा है, प्रोफेशनलिज्म नहीं. सोर्स बी illustrates, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ गाइस, अपनी थोड़ी इंग्लिश को इंप्रूव करें, इट विल हेल्प यू in future as well. It's not about history, it's not about geography. Inshallah you will be very successful in your career if you work on your English language skills. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को जरूर फॉलो करें. ठीक है, तो अपने न्यू वर्ड्स यूज करें. अच्छे देखो, इंप्रेशन देना, आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, द सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स विल हेल्प द एग्जामिनर टू अवॉर्ड यू द मार्क्स. ये जो वर्ड्स हैं, सारा गेम तो वर्ड्स ही है. तो illustrates that soldiers and elephant in the painting. It shows soldiers and elephants in the painting. It's a painting. Source B illustrates that soldiers are riding elephant. ठीक है, in this painting. एक बात बता दें, ठीक है, चलो हम इसका इंट्रोडक्शन हम खुद करते हैं. ठीक है, इसको छोड़ें. This picture illustrates that heavily armed, मैं क्या बोलूंगा, heavily armed army, Mughal army, heavily armed Mughal army is marching in this painting. हमने कहा पेंटिंग यहां से उठा लिया, हालांकि मार्क्स नहीं है, लेकिन हमने बताया ये पेंटिंग की बात हो रही है, ये पेंटिंग, इन दिस पेंटिंग. ये पहला पॉइंट आ गया, इंट्रोडक्शन, खूबसूरती लेवल 1. दिस पिक्चर डिपिक्ट्स दैट, दिस पिक्चर illustrates that heavily armed Mughal army is marching in this painting. हमने जरा मुख्तलिफ किया. मार्क स्कीम को कभी कॉपी नहीं करना होता, मार्क स्कीम कॉन्सेप्ट दे रहा होता है. बेसिकली मार्क स्कीम आपको एक नॉलेज दे रहा होता है, वो नॉलेज पे मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 बी में अपनी नॉलेज यूज करें, इसमें नॉलेज यूज करनी है. यू हैव टू यूज योर ओन नॉलेज, ओन वर्ड्स इन दिस. एलिफेंट्स वाली बहुत 90% बच्चे लिखेंगे, सबको यहाँ एलिफेंट नजर आएंगे एंड हॉर्सेस. ये नॉर्मल सी बात. हम कुछ मुख्तलिफ करेंगे. heavily armed नजर आ रहे हैं, highly equipped. Mughals can be seen highly equipped. ये भी हो सकता है, कितना प्यारा वर्ड है, highly equipped है. They could be seen very disciplined. ये भी बड़ी जबरदस्त बात है. It's an organized event. We can see that. It's an organized event. क्या बात है भाई. 4 इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया अभी, 4 इंट्रोडक्शन हॉर्सेस एंड एलिफेंट के अलावा. 90% बच्चे यही लिखेंगे, आई कैन सी 3 हॉर्सेस एंड 2 एलिफेंट्स. क्या बात है यार हमारे बच्चों की, इतने मासूम बच्चे होते हैं. देखो, थोड़ा सा आपको स्मार्ट रहना होगा, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट. ये वो अब दौर नहीं है कि बुक में लिखा हुआ आंसर तो छपाई होगी. यू हैव टू ओपन योर माइंड, बत्तियां जला लें अपने दिमाग की. अब लेवल 2 पे आ जाए. एग्जामिनर क्या कहता है, अगर समझ नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, ये आपके पास पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, सोल्जर्स आर राइडिंग, ये भी लिख सकते हो. दिस इज लेवल 1. ये सारे तीनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट उठा लें. चलो अब सेकंड पार्ट आ गया. लेवल 2 का मतलब है सेकंड पार्ट. आप चाहो तो पैराग्राफ चेंज कर लो, मैं कहूंगा आप लाइन चेंज कर लें. यू चेंज अ लाइन. जब लेवल 1 हो जाए तो चेंज योर लाइन, मतलब डोंट लीव अ लाइन, नेक्स्ट लाइन से कर लो आप. स्टार्ट विद अ न्यू लाइन, ये मैं कहूंगा. डोंट लीव अ लाइन, क्योंकि एग्जाम में जो है वो ये एक ही पैराग्राफ में करना है, इसको एक ही पैराग्राफ में फॉलो करना है, या 2 पैराग्राफ बनाना है. तो ये या तो 3 पैराग्राफ भी बना सकते हैं, 3 बातें 3 पैराग्राफ बना सकते हो आप. 1 मार्क आपको यहाँ मिल गया. अभी तक 1 मार्क का काम हुआ है. लेवल 2 कहता है, अब लेवल 2 का मतलब क्या है, व्हाट इज लिखा हुआ है, सोल्जर्स आर वेयरिंग आर्मर, वेपन्स, ये वो, गोइंग डाउन, बैगिंग, व्हाटएवर. ये क्या बोल रहा है लेवल 2? जैसे ये तो इंट्रोडक्शन था, अब ये क्या है, ये सवाल है व्हाट इज विजिबल, क्या, व्हाट यू कैन सी, क्या नजर आ रहा है आपको. व्हाट यू कैन सी, यू हैव टू राइट 3 पॉइंट्स. कितने पॉइंट्स? 3 बातें बतानी है. व्हाट यू कैन सी, इन आंखों से जूम करके देखना है आपको, देखना है कि 3 पॉइंट्स यू विल टेल. यस अरण्या, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? यस अरण्या. जी अरण्या. अच्छा गाइस, माशाल्लाह आप लोगों के चैट्स आ रहे हैं. ठीक है अरण्या, सो ठीक है. अस्सलाम वालेकुम सर. जी जी वालेकुम सलाम.
So sorry but to interrupt, but I just had a small question. After looking at this picture, I just want to ask that why are some of the people like, like bowing down, like, is it kind of a respect to their, the king or something? Like most of the people are not there laying down. That's Yeah, why I'm asking. bowing down means देखें kings at that time they had a prestige, उनका एक pride होती थी। ये देखो जो money है ना, जो wealth उस वक्त होती थी, उस वक्त wealth का मतलब था ego and their status। of course जिस बंदे का पैसा होता है वो बोलता है भाई मेरी मर्जी चलेगी, जो मैं कह रहा हूँ। आप जरदारी को देख लो, आप नवाज शरीफ को देख लो, आप शहबाज शरीफ को देख लो, इनका पैसा है, ये चीज कर रहे हैं तो लोग बो डाउन करते हैं। मतलब व्हेन यू हैव द पावर, और ये ज्यादा बो डाउन वो कर रहे होंगे, ज्यादा हिंदूज भी हो सकते हैं, दे आर द हिंदूज पीपल एज वेल, क्योंकि मुसलमान तो नहीं करते। बट ये एक पिक्चर दिखा रहे हैं, ये बस एग्जांपल होती है। देखो इट्स नॉट अबाउट कि ये रियल भी हो सकती है, ये पिक्चर है, एक एजम्पशंस हैं, ये सब एजम्पशंस हैं कि पीपल बहुत बो डाउन करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि बहुत पावरफुल थे। बादशाह सलामत किसी को भी मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बादशाह सलामत इनको फीड करते थे। पीपल वर सो इलिटरेट, ना दीन था ना एजुकेशन थी, कुछ भी नहीं थी, मतलब दे वर नॉट एजुकेटेड एट ऑल। मुगल एम्परर्स भी एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे, उनको एजुकेशन नहीं होती थी, सही है। तो लोग उनको बो डाउन करते थे। अब ये ज्यादातर नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, तो शायद उनमें कोई मसला नहीं होता। मुसलमानों में तो मना है किसी ह्यूमन बीइंग के आगे झुकना, ठीक है। तो बहुत सारे हमारी जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं तो वहाँ बो डाउन करते हैं, जैसे हिंदुइज्म में बो डाउन करते हैं। बड़े लोग जैसे एक्टर्स होते हैं उनको वो बो डाउन कर रहे होते हैं, अक्षय कुमार को, शाहरुख खान को, जो लोग होते हैं वो भगवान बोल रहे होते हैं, आप भगवान हैं, आप भगवान हैं, उनको चूम रहे होते हैं। तो ये बात तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, सबका अपना बिलीफ है, विद ड्यू रिस्पेक्ट वी रिस्पेक्ट देम। तो ये बो डाउन करे, मतलब ये बो डाउन या शो कर रहा है पावर ऑफ मुगल्स, हाउ पावरफुल दे वर। यहाँ पे बो डाउन मकसद नहीं है बताने का, कोई सजदा नहीं करना मकसद है, मकसद है पावर। तो मैं बताता हूँ उसको क्या बताना है। तो अरे नहीं, कोई मसला नहीं है, वी हैव मोर पॉइंट्स। तो हम नेक्स्ट बात पे आते हैं। लेवल 2 की अगर हम बात करते हैं, लेवल 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो लेवल 2 में हमें बताना है व्हाट वी कैन सी। तो यू वुड सी कि पीपल आर गोइंग डाउन बेगिंग फॉर फूड, फॉर देयर नीड्स। देखो लोग बादशाह से तो मांगेंगे, और किससे मांगेंगे? उस वक्त वही जो रूल था, जो रूलर है उससे तो मांगेंगे, और किससे मांगेंगे? जॉब चाहिए उनको, बेगिंग फॉर देयर जॉब्स, फॉर सर्वाइवल। ऑफ कोर्स मुगल वर वेरी पावरफुल। फिर जिजिया के लिए लोग, उसमें जिजिया जो हिंदू लोग होते थे, क्योंकि औरंगजेब जिजिया लाया था, तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते थे, बो डाउन करते थे कि आप जिजिया माफ कर दें, जिजिया नहीं देंगे, हम माफ करते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लोग बहुत पावर, उनकी पावर बहुत थी, इनका इनके इनसे अफ्रेड थे। ऑफ कोर्स जो बादशाह सलामत होते हैं तो अफ्रेड। जैसे एग्जांपल दे दूं कि जरदारी की जब गाड़ियां जाती है, नवाज शरीफ की प्रोटोकॉल जा रही है, तो पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। कोई कुछ कर सकता है? जब जरदारी का प्रोटोकॉल जाता है, या हमारे कोई भी प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान का भी अगर प्रोटोकॉल जा रहा है, तो कोई बीच में रास्ते में नहीं रुकता, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता उस ट्रैफिक को। तो उनकी अपनी एक प्रेस्टीज होती है, अपना एक स्टेटस होता है, अपना एक वकार होता है, ये आप दूसरे लफ्जों में कह लो ईगो होता है, या मजबूरी होती है उनकी, जो भी रीजन है, मतलब दे हैव दिस, ठीक है। तो हम भी तो बो डाउन ही कर रहे होते हैं, और क्या बैगिंग कर रहे होते हैं, रास्ता खोल दो, रास्ता खोल दो, खुदा के बंदे, एम्बुलेंस फंसी हुई है, नहीं साहब जा रहे हैं, बड़ी गाड़ी जा रही है साहब की। तो हम लोग भी तो गुलाम बने होते हैं ना उस वक्त, रुके हुए होते हैं ना, काम दुनिया रुक जाती है आपकी सिग्नल पर रुके हुए, वी लेट देम गो एंड देन दे गो। तो ये तो पुरानी बात है, आज से तो नहीं, नई बात नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात आ गई व्हाट वी कैन सी। तो हम वी कैन सी सोल्जर्स विद वेपन्स, सोल्जर्स राइडिंग एलिफेंट्स, हॉर्सेस, हाईली वेयरिंग आर्मर्स वगैरह, ये सब बता दो कि व्हाट यू कैन सी। तो आपको पता है गोइंग डाउन एंड ऑल। अब यहाँ तो हमने बताया व्हाट वी कैन सी, बट इन लेवल 3 वी हैव टू राइट वैलिड इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब है व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, दिस पॉइंट, दीज पॉइंट्स, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स। अगर लोग बो डाउन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ पीपल आर गोइंग डाउन, सो इट रिप्रेजेंट्स पावर एंड कंट्रोल ऑफ मुगल्स। मुगल्स का कंट्रोल नजर आ रहा है, कितना कंट्रोल किया हुआ लोगों को, हाउ मच दे हैव कंट्रोल्ड देयर ओन पीपल, देयर नेशन। गोइंग डाउन रिप्रेजेंट्स इस बात को, रिप्रेजेंटेशन क्या है? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी। गोइंग डाउन को इसको कहते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग आर्मी, या दे आर वेयरिंग आर्मर, व्हिच मींस दैट दे आर स्ट्रॉन्ग आर्मी। They are very wealthy, they can spend a lot of money on their army, on their arms, on their weapons। तो पता चल रहा है कि wealthy बहुत। अगर ये आर्मर है तो ये रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन। प्लीज राइट डाउन, आप लोग ये यहाँ फंसते हो, यहाँ 0 है बच्चों का, ये जो 2 मार्क्स हैं
यहाँ 0 है बच्चों, रिप्रेजेंटेशंस नहीं पता, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। अभी मैंने आपको एग्जामिनर रिपोर्ट फर्स्ट क्लास में दिखाई थी, एग्जामिनर ने कहा था कि बच्चे लेवल 1 और लेवल 2 करते हैं, नो लेवल 3 नहीं है। स्टूडेंट्स ने वो बात बताई जो उनको दिख रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी नॉलेज यूज नहीं की, क्योंकि रट्टे मारते हैं बच्चे, मारते रहो। अच्छा, फिर क्या हो गया, अब यहाँ पे लिखा है एम्पर इज बीइंग प्रोटेक्टेड, क्योंकि उनकी आर्मी नजर, तो प्रोटेक्शन नजर आ रही है कि दे आर प्रोटेक्टेड, एम्परर्स आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। वी कैन सी द पावर एंड कंट्रोल, रिप्रेजेंटेशन है, ये सारी रिप्रेजेंटेशन है। व्हाट मुगल एम्परर रिप्रेजेंट्स, वो जो पावर नजर आ रही है वो क्या है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। पीपल आर लॉयल टू हिम, पीपल सीम्स लाइक लॉयल हैं, सिंसियर हैं, और वो ओबे करते हैं, ओबीडियंट हैं। पीपल कैन बी सीन परफॉर्मिंग ओबीडियंस, ओबीडियंस नजर आ रही है इस पिक्चर में। इस पिक्चर में कंट्रोल नजर आ रहा है। पुअर पीपल नजर आ रहे हैं कि पॉवर्टी भी है, पीपल इन पॉवर्टी, दे आर बेगिंग, दे आर इन पॉवर्टी एज वेल। सो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स हमें बताना होगा, ठीक है, वी हैव टू। फिर हम ये भी बताते हैं रिप्रेजेंट्स दैट हाउ ऑर्गेनाइज्ड मुगल्स वर, कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है, कितने डिसिप्लिन है, ये वर्ड एक्स्ट्रा है, ये आपको यूज करना है। जरूरी नहीं यही करो, आप यहाँ पे ओन नॉलेज यूज करनी है। लेवल 3 का मतलब है ओन नॉलेज आपको। अब मसला पता है क्या है, जब ये टॉपिक आउट ऑफ द सिलेबस आएगा, फिर लेवल 3 कैसे करोगे आप, फिर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारी पिक्चर्स मैंने अभी वर्कशॉप मैंने जो की थी उसमें बहुत सारी मैंने सोर्सेस की थी। फॉर एग्जाम्पल ये आ गए, अब ये भाई साहब को कोई जानता ही नहीं है, इनका नाम ही नहीं पता किसी को, nobody knows the name of this person। अब ये इट इज आउट ऑफ द बुक, ठीक है, पिक्चर है हमारी, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी पिक्चर्स है, मैं आपको अगर दिखाऊं, ठीक हो गया। सो आई विल शो यू मोर पिक्चर्स लाइक दिस। तो इस तरह की पिक्चर्स आती हैं आउट ऑफ द सिलेबस। तो वो लेवल 3 अपनी नॉलेज कैसे लिखोगे जब पता ही नहीं है उस टॉपिक के बारे में, ठीक हो गया। यस रायान नसीम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, इज देयर एनी इशू लाइक कि आपने कितने सेंटेंसेस लिखे हैं? जैसे लेवल 1 में आपने कहा 1 to 2, तो लेवल 2 और 3 में कुछ है? जी जी, लेवल 2 में यू हैव टू राइट 3 सेंटेंसेस, 3 पॉइंट्स इन अ सेंटेंस। यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स, बिल्कुल। तो इनमें से आप कोई 3 लिख लें, मतलब अपने नॉलेज से लिखें, डू नॉट कॉपी, यूज योर नॉलेज एंड जस्ट राइट इट डाउन। उन्हीं 3 बातों को बताना है कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। आपने कहा वो बो डाउन कर रहे हैं, तो बोलो पावर नजर आ रही है। आपने कहा वो आर्मर है, तो बोलो स्ट्रॉन्ग आर्मी है। तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, तस्वीर क्या दिखा रही है। ऑर्गेनाइज, देखो मार्च कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वी कैन सी दे आर मार्चिंग, व्हिच मींस दैट दे आर डिसिप्लिन। क्या बात है, राइट। मार्च तो डिसिप्लिन होता है। पाकिस्तानी कौम कभी मार्च नहीं करती, इधर उधर स्कैटर्ड होती है। हमारी मार्केट्स में देखें, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, बंदा इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, तो दे सीम्स ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। जी। That's what it is. And all in one sentence? In a paragraph, you will make one paragraph of this, one paragraph of this. You can write in all in one. कोशिश करें one sentence, one point. Second sentence, second point. Third. तो आप इसको सीक्वेंस में करते जाओ कि 3 sentences आपने यहाँ लिखे, 3 sentences यहाँ लिखोगे, इस तरह से करो। It will be count as. So that's how you'll get 5 marks. ये देखें 1 mark, 3, 4, 5. That's how you get 5 out of 5. Okay. Done. Thank you, Now sir. we are moving to our topic. ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, decline of Mughal Empire. We are discussing decline, the reasons for the decline, the reason why Mughal Empire decayed. अब ये कभी डिक्लाइन का सवाल आता है, कभी डिके का आता है, तो आपकी थोड़ी अंग्रेजी में जाना चाहिए। डिके, या इट वाज डिस्ट्रॉयड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी डिवास्टेटेड, ये सब वर्ड्स याद कर लो, सिनोनिम्स जरा आपने सही कर लें। तो कभी डिके कहते हैं, कभी फेलियर ऑफ मुगल एम्पायर कहते हैं, सेम क्वेश्चन। कभी कहेंगे फेलियर ऑफ मुगल एम्पायर, सेम चीज। व्हाई दे लॉस्ट द एम्पायर, सेम चीज। समझ गए आप? तो परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा इस चीज में परेशान नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि डिफरेंट तरीकों से सवाल आ चुके हैं पास। As you know, the first reason was the succession dispute. We have already discussed that previously, that succession dispute kya tha? There was no law of succession during that time. कोई law नहीं था, there was no law of succession कि which son, there were 4 sons, which son will take the throne, number 1, number 2, number 3, number 4. Aurangzeb was the youngest,
So he thought that if I am youngest, so why shouldn't I get the empire? Why should Dara Shikoh get it? Why is he promoted more? Is that the reason that he's the eldest one? That's why he said, no, 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 I won't let my elder brother become the emperor. Aurangzeb basically, he became greedy. He said, no, 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 I am the strongest one over here. I will try to become the emperor first. अब हमारे एशियन कल्चर में क्या होता है भाई, बाप की जगह बड़ा भाई होता है, बड़ा बेटा होता है, बड़ा बेटा होता है, ठीक है। तो हमारे एशियन कल्चर में ये रवाज है, इस्लाम में भी यही रवाज है कि बाप के बाद बड़ा बेटा देखेगा, जिम्मेदारी देखेगा, ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पीपल्स ये दारा शिकोह मेंटालिटी थी कि भाई ही विल बिकम द एम्परर, बट औरंगजेब वांटेड द थ्रोन डेस्परेटली। औरंगजेब became very greedy. His four sons, they become disunited. इनके बीच में disunity आ गई, they became disunited. Disunity आ गई, they started having some arguments, conflicts आ गए। अब क्या हुआ, क्योंकि दारा शिकोह was very alcoholic. He was a drunk person, heavily drink करता था। Dara Shikoh used to drink heavily, and most of the time he's unconscious, he's not in his senses. So Aurangzeb thought that he might end up losing the empire. मतलब दारा शिकोह को तो अगर एम्पायर मिलेगी तो वैसे भी तबाह हो जाएगी, तो औरंगजेब ने कहा मैं ही तबाह कर देता हूँ, ठीक है ना। अब औरंगजेब ने क्या किया, he joined army, Aurangzeb joined forces with Murad. They both joined their armies to become stronger. Strong होने के लिए they both joined armies, ठीक है ना। माइनस प्लस, हजरत अली क्या कहते हैं, हजरत अली ने फरमाया दुश्मन दुश्मन दोस्त हो जाएंगे। जैसे मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो छोटे बहन भाई बने हुए आजकल, वो बड़ी बहन है, ये छोटे भाई हैं या बहन है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस का फॉर्मूला है, पॉलिटिक्स में बहुत होता है। औरंगजेब एंड मुराद ज्वाइन फोर्सेस, ठीक है, टू डिफीट, फर्स्टली दे वांट टू डिफीट देयर एल्डेस्ट ब्रदर। क्यों? क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे कि दारा शिकोह बड़ा बेटा है वो बनेगा, अवाम भी ये कह रही थी, पीपल वर सेइंग दैट। लेकिन औरंगजेब नो, एक ड्रंक बंदे को हम नहीं बनाएंगे। सो ही वाज डिफीटेड, पहले दारा शिकोह डिफीट करा, he was defeated, then imprisoned, he was, please write it down, imprisoned, and then later on he was executed. इसको हैंग कर दिया गया था, इसको हैंग कर दिया गया था बाद में औरंगजेब ने। तो पहले भाई को रास्ते से हटा दिया। कितनी डिसयूनिटीज हैं, ये एग्जांपल्स हैं हमारे यहाँ कि जब डिसयूनिटी होगी तो काम नहीं हो सकता, फैमिली नहीं चल सकती, लाइफ नहीं चल सकती। मैसेज मिल रहा है यहाँ पे कि डिसयूनिटी इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। देन चले भाई, दारा शिकोह की छुट्टी होगी। नेक्स्ट, these two brothers again joined his forces to kill their second brother Shah Shuja. He was also defeated and he was imprisoned and then executed. तो इसको भी खत्म कर दिया, इसको भी खत्म कर दिया। अब औरंगजेब ने कहा भाई किंग तो एक ही होता है, वन किंग होता है, किंग तो एक ही होता है, किंग दो नहीं होते, एम्परर तो एक ही होता है। अब क्या हुआ, औरंगजेब also defeated Murad, his brother who helped him. Please make sure you write the brother who helped him, the brother who helped Aurangzeb, the brother who held Aurangzeb, सोचे, he was also killed. तो तीनों भाइयों की एंडिंग हो गई, and now Aurangzeb is the only person left with a strong army. Now the next target was his father. नेक्स्ट क्या था, उसका बाप शाहजहां। ही वॉज ओल्ड एंड सिक, बुढ़े हो गए थे, सिक हो गए थे, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये रिकवर हो गए। ये कहते रहते थे बेटा नहीं लड़ो, प्लीज गाइस डू नॉट, माय डियर सन, जिनके वर्ड्स हैं। शाहजहां वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी, इन हिज टाइम एम्पायर वाज वेरी पीसफुल, बहुत पीसफुल था। अगर आप कहोगे यार एम्पायर एक जहांगीर के दौर में पीसफुल रहा है, शाहजहां के दौर में पीसफुल रहा है, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट था। शाहजहां ने कोई ग्रीड नहीं था, बहुत अच्छा बंदा था, मतलब इस इन कंपेयर्स टू द फाइटिंग नहीं करता था, सबसे दोस्ती करता था, ट्रीटीज करता था, अच्छी बात। इस्लाम भी ये कहता है पीस रखो, ठीक है। लेकिन बच्चों ने क्या किया, तबाही मचा दी। शाहजहां के वर्ड्स हैं, इफ यू रीड सम हिस्ट्री बुक्स, ठीक है, जो मेरे जो लेक्चर्स होते हैं ना वो 10-12 बुक्स से मैंने आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो उससे नॉलेज आपको रिफ्लेक्ट होगी। कहते हैं शाहजहां सेड दैट देयर सन्स, एक लेटर लिखा उसने,
उस वक्त मुंशियों से लेटर लिखते थे, डियर सन्स, योर फादर इज स्टिल अलाइव, योर फादर इज स्टिल अलाइव, डू नॉट फाइट। मतलब बाप कह रहा है कि तुम लोग का बाप जिंदा है बेटा, अभी बाप जिंदा है, तुम लोग एक दूसरे को मार रहे हो, कितनी ज्यादा बुरी बात है। लेकिन औरंगजेब ने कहा, अच्छा अब्बू जान आपको बताते हैं। अब अब्बू जान की बारी आ गई, अब्बू जान की बारी आ गई, क्योंकि औरंगजेब वाज सो ग्रीडी, he defeated his brothers, then औरंगजेब defeated imperial army of his father। फादर की जो आर्मी थी उसका नाम था इंपीरियल आर्मी, याद कर लें। शाहजहां की जो अपनी आर्मी थी, शाहजहां आर्मी वाज कॉल्ड इंपीरियल, सबसे बड़ी, सबसे लार्ज आर्मी। अपने फादर की आर्मी को डिफीट किया है। मतलब इन सब भाइयों की अपनी आर्मी थी, बाप की भी अपनी आर्मी थी, बाप की सबसे सुपीरियर आर्मी थी। इंपीरियल वाला सुपीरियर आर्मी, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी को भी औरंगजेब ने डिफीट कर दिया। और वो सोच रहा था मैं तो ये तो हमारी बहादुरी है कि हमने अपने बाप की सबसे बड़ी आर्मी को भी हराया। मतलब ही वाज टेकिंग क्रेडिट एंड ही मार्च ऑन आगरा। उस वक्त आगरा पे मार्च करने का मकसद होता था कि आपने इन्वेड कर लिया है। जैसे अल्लाह ना करे कोई किसी कंट्री के कैपिटल पे अटैक होता है तो समझे इन्वेड हो गया, क्योंकि कैपिटल जो कंट्री होती है, कंट्री का जो कैपिटल होता है, जैसे इस्लामाबाद है, वॉशिंगटन डीसी है, बीजिंग है, व्हाटसोएवर, कैपिटल जो होता है इसमें हेडक्वार्टर्स होते हैं, इसमें पार्लियामेंट्स होता है, यहाँ से गवर्नमेंट चलती है, यहाँ से आर्मी चलती है, सब कुछ यहीं से चलती है। जैसे हमारा इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद हमारा हार्ट है, दिल है, सब कुछ यहीं से चलता है, मतलब जो निजाम है, सिस्टम है। अब जब उस सिस्टम पे ही अटैक हो जाएगा, अल्लाह ना करे किसी भी बीजिंग में या अमेरिका में अटैक, तो वो खत्म हो जाता है। इसी तरह आगरा वाज लाइक देयर हेडक्वार्टर, their main headquarter, main place where the decision was taken। तो इंपीरियल आर्मी को भी डिफीट कर दिया, अपने बाप की आर्मी को। शाहजहां आर्मी वाज डिफीटेड बाय औरंगजेब एंड औरंगजेब मार्च्ड ऑन आगरा। क्या बात है, आगरा में क्या था? ताजमहल। कितनी इंपॉर्टेंट जगह है शाहजहां के लिए, मुमताज महल, ताजमहल। अपने बाप का ताजमहल पे कब्जा कर लिया, क्या बात। और ताजमहल बनाने वाला कौन था? शाहजहां। खुर्रम। अपने वालिद साहब को औरंगजेब ने इम्प्रेजेंट कर दिया एक गार में, कालकोटरी में, डंजियन में। डंजियन इज अ सॉर्ट ऑफ प्लेस जहां पे बिल्कुल डार्क होता है। मतलब ही डाइड देयर, बेसिकली ही डाइड इन दिस इम्प्रिजनमेंट। इस जेल में बेचारा मर गया। कहते हैं कि छोटा सा होल था उस, और बिल्कुल ताजमहल नजर आता था उसको वहां से। पूरी जिंदगी वो देखता था कि यार मैंने ताजमहल बनाया, मेरी अपनी औलाद ने मुझे बंद कर दिया, डिफीट कर दिया, मुझे स्लेव बना दिया, ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई। सोचो, ये हमें मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं। सीखा क्या हमने? सीखा क्या कि ग्रीड अच्छी बात नहीं है। सीखा क्या? डिसयूनिटी अच्छी बात नहीं है। सीखा क्या कि ब्रदर से डिसोबीडियंस नहीं करनी चाहिए। सीखा क्या कि फादर से डिसयूनिटी, डिसओबे नहीं करना चाहिए। सीख रहे हैं, देखिए मैसेजेस है। इससे हमारी, ये हमारा कल्चर है, दिस इज अवर कल्चर। मतलब दिस इज अवर हिस्ट्री। हिस्ट्री जो होती है वो कल्चर है, ज़ाहिर है हमारा जो रहा है, तो हमें इसे सीखना चाहिए। लेकिन आज भी ऐसा ही है, ये चीजें आज भी सरवाइव कर रही हैं कि बाप को बाप नहीं समझा जाता, पेरेंट्स को पेरेंट नहीं समझा जाता। आज भी ये सब कुछ है। मतलब कितना बड़ा मैसेज मिल रहा है। क्या बहन भाइयों में डिसयूनिटी नहीं होती? क्या बाप और बेटे में और माँ में डिसयूनिटी नहीं होती? कितना डिसयूनाइटेड होते हैं हम, कितनी अपनी मर्जियां चलाते हैं हम, ओबे नहीं करते पेरेंट्स को। सेम चीज है, बड़े भाई छोटे भाई में फर्क ही नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये देखिए सारी मैसेजेस हैं। इट्स अ बिग लेसन फॉर अस कि डिवाइडेड वी फॉल, है ना, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी राइज। कितनी बड़ी बात है, मैसेज मिला है हमें यहाँ पर। अब क्या हुआ? अब मुझे बताएं इसका एडवांटेज कौन लेगा? वो कहते हैं अपने तो ले डूबे, अपने तो ले डूबे, गैरों से क्या शिकवा करें। ये याद रखिएगा, ये हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री में बड़ा यूज होगा, ब्रिटिश आ जाएगा, अभी हिंदू उसमें भी कहेगा अपने तो ले डूबे, अपने तो हमें ले डूबे, गैरों से क्या शिकवा करें। अब गैर आ गए। गैर कौन है? अटैकर्स हैं, नवाब्स हैं, कुछ लैंडलॉर्ड्स हैं। दे टुक एडवांटेज। जब आपके घर में लड़ाई होती है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल, किसी के घर में लड़ाई होती है तो फायदा कौन उठाता है? जो गॉसिपिंग बहुत करते हैं, या जो मोहल्ले की आंटी होती है जिसको आप कहते हो, ठीक है, व्हाटएवर, तो वो फायदा उठा, थर्ड पर्सन एंजॉय करता है। क्या बात है यार, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया यार, इनका तो फड्डा ही हो गया। तो मुगल एम्पायर की तबाही की वजह से फॉरेन इन्वेडर्स, वेरी गुड, फॉरेन इन्वेडर्स ने हमला किया। वो कौन से इन्वेडर्स हैं? वी आर डिस्कसिंग दैट इन द नेक्स्ट टॉपिक। याद रखिएगा,
ये आपको लिखना होगा सक्सेशन डिस्प्यूट में कि देखें स्कूल्स में या डिफरेंट जगहों पे जब आप पढ़ोगे तो कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग दी जाएगी कि मुगल्स को ब्रिटिश ने इन्वेड किया, मतलब ब्रिटिश ने डिफीट किया मुगल्स को। नहीं नहीं, ब्रिटिश बहुत बाद में आए, ब्रिटिश बहुत बाद में आए, वो ट्रेड करने आए थे, लेकिन हमें तो अपने ही ले डूबे। अपने कौन? अपने 4 भाई, 4 सन्स ले डूबे। तो गैरों से क्या शिकवा करें? हमने वी ओपन द डोर्स फॉर फॉरेन इन्वेडर्स। हम जब दरवाजा घर का खुला रखेंगे तो डाकू आएगा ना, डाकू आएगा, आ जाओ बेटा, दरवाजा खुला हुआ है, लॉक तोड़ने की जरूरत नहीं है, यू हैव एवरीथिंग। तो वही बात है, मुगल्स ने दरवाजा खोल दिया, मुगल्स ओपनड द डोर, ओपन डोर फॉर अटैकर्स। क्या बात, मुगल्स की अपनी वीकनेस है, मुगल्स का अपना ब्लेम है। हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश ने बिल्कुल नुकसान पहुंचाया, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन बुराई हम में थी। आज तक हमने इस बुराई को माना नहीं कि आज भी हमारे अंदर बुराई है। हम इंडिया को बुरा नहीं कह सकते, हम अमेरिका को बुरा नहीं कह सकते, हम खुद कौन सी कौम अच्छी है। एक बात है, सेम स्टोरी आज भी है यार, ट्रस्ट मी, ठीक है। अब आ जाए सेकंड, तो किसने फायदा उठाया, आज वो बात करते हैं। हमें तो अपने ही ले डूबे, ये वाली बात है। अब गैर कौन है? गैर ब्रिटिश है, ये तो अपने हमारे मुसलमान हैं। नादिर शाह मुसलमान है, मुस्लिम रूलर है। पर्शियन, उस वक्त ईरान इराक जो एम्पायर था उसको पर्शियन कहते थे, पर्शिया कहते थे, ईरान इराक, ठीक है। तो नादिर शाह एक मुसलमान रूलर था पर्शियन का, ही डिफीटेड, अब मोहम्मद, ही डिफीटेड मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह क्या था? ही इज द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब की, औरंगजेब का पोता है, समझ लें, ग्रैंड चाइल्ड, औरंगजेब ग्रैंड चाइल्ड, पोता, मतलब औरंगजेब का बेटा जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद मोहम्मद शाह। अभी मैंने ट्री दिखाया था, वो पूरे ट्री में आखिरी में आ रहा है, 2-3 जनरेशन के बाद आ रहा है। तो मुगल एम्पायर इतना वीक हो चुके हैं इस वक्त, औरंगजेब के बाद, औरंगजेब मर गया, तो नादिर शाह ने, पर्शियन रूलर ने डिफीटेड मोहम्मद शाह हु वाज द मुगल एम्पायर एट दैट टाइम। डेट क्या है? 1739 में, याद करने की डेट, 1739 में मुगल्स बर्बाद हो गए हैं, अपनों ने ले डूबे, अपने ले डूबे। अपने कब ले डूबे? 1739 में। अब जब गैर हमें डुबाएंगे वही बता दो। तो और इस बैटल को क्या कहते हैं? Who will tell me the name of this battle? 1739 में हुई। 2 महीनों तक नादिर शाह ने लूटा है, ज्वेल्स, गोल्ड, लूटेड, प्लंडर्ड दिल्ली, मुगल से 2 महीने तक लूट मार की है। मैंने पहले भी बताई थी आपको बात। वेरी गुड अलीजा, नॉट दैट वन, नॉट यूसुफ, खदीजा, नो, ठीक है। इसका बड़ा नाम, बड़ा डिफरेंट नाम है इस बैटल का। बैटल ऑफ पानीपत नहीं है, बैटल ऑफ प्लासी नहीं है। सो नादिर शाह ने, आप सोचे, मैं आपको फिर बताता हूँ कि बेसिकली 2 महीने तक, फॉर 2 months, नादिर शाह, अब मुस्लिम रूलर, मुसलमान है यार ये तो, और मुसलमानों पे अटैक कर रहा है, क्या बात है। अब मैं तो अपने लूटू में 2 महीने तक लूटा है। क्या क्या लूटा है? ज्वेल्स लूटे, गोल्ड, हैवी अमाउंट में कॉइन्स होते थे, कॉइन्स रखते थे, ठीक है। दे स्टोल पीकॉक थ्रोन, आपको मैंने पीकॉक थ्रोन दिखाया था, उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। पीकॉक थ्रोन वाज स्टोलन, दुनिया में एक वो वंडर्स है, इट इज वन ऑफ द वंडर्स जिसको काउंट नहीं करते क्योंकि कुछ पता नहीं है। कुछ कहते हैं कि अब ब्रिटेन के पास है, ब्रिटिश के पास है, कुछ कहते हैं पर्शिया के पास है, क्योंकि जिसको पता चलेगा कि जिसके पास है वहां अटैक हो जाएगा, तो लोग बताते नहीं है, इसकी बात ना हिडन रखी जाती है, ठीक हो गया। और मुगल्स वीक हो गए, इस वजह से मुगल्स कैन बी सीन दैट हाउ वीक दे वर। कैन यू सी दैट हाउ वीक आर दे, आर मुगल्स? कैन यू चेक दिस? 2 महीने तक एक अटैकर आपको लूटे जा रहा है, लूटे जा रहा है, लूटे जा रहा है, क्या बनेगा आपको? 2 महीने क्यों लगे? अब आप ये भी पूछो 2 महीने क्यों लगे? क्योंकि उस वक्त जब लूट रहे होते हैं तो लोडिंग करनी होती है कैमल्स पे, हॉर्सेस पे, कैरावन्स पे, एंड दे हैव टू ट्रांसपोर्ट। तो वो तकरीबन 2-2 महीने लगते थे कैरावन्स को जाने में, मतलब टोटल 2 महीने लगे, मुख्तलिफ थाउजेंड्स ऑफ कैरावन्स वेंट। सोचो, यू कैन सी हाउ वीक the Mughals were at this point, and this is called Battle of Karnal. This is the time when they are completely, they are about to vanish, about to, अभी कहेंगे about to, अभी still थोड़ा सा दम है, they are about to die, about to vanish। देखिए आज मुगल गायब है ना, दुनिया से गायब हो चुके हैं, उनकी कोई जनरेशन बाकी नहीं है।
उनकी जो आगे सगी औलादे हैं वो सब, क्योंकि लास्ट मुगल एमर जो 3 थे उनके सर काट दिए गए थे। 3 बेटे थे लास्ट एमर के, बादशाह टू के 3 बेटे थे, पढ़ेंगे हम। उनके सर स्लॉटर कर दिए थे ताकि उनकी जनरेशन आगे ना बढ़े, कोई ये ना कैसे मैं मुगल बादशाह का बेटा हूं। ब्रिटिश ने किया था ये बात, तो वो हम पढ़ेंगे। तो यू कैन सी दैट कि हाउ वीक दे आर। हम कहाँ खड़े थे यार, बाबर को देखें यार, क्या शान थी बाबर की। अकबर की भी चलो क्या शान थी, शाहजहां की क्या शान थी। एंड ड्रास्टिकली आफ्टर औरंगजेब, तो औरंगजेब, ब्लेम गोज टू औरंगजेब, याद रखिएगा इन सब बातों का ब्लेम गोज टू औरंगजेब, बिकॉज ही वाज द वन हु डिड एक्स्ट्रावेगेंस। उसकी जो टैक्स डिक्लाइन हो गए, टैक्स बहुत बड़ा अमाउंट आता है, बहुत बड़ा अमाउंट आता है, उनका खर्चात टैक्स से चलते थे। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, इस्लामियत में पढ़ोगे कि जब भी बैटल ऑफ बदर हुई, ओहद हुई या ट्रेंच हुई, जब हम बैटल जीतते थे, बदर हम जीते थे, ट्रेंच जीते थे, उसमें फिर फैसला ये होता है, खैबर जीते थे, उसमें फैसला ये होता है कि आप हमें जिजिया दोगे। इस्लामिक पॉलिसी है, जिजिया क्या इस्लाम है कि नॉन मुस्लिम को कहा जाता है कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लो, या पीस कर लो, या आप हमें टैक्स दोगे। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे मदीना में, ठीक है। तो ये हमारे इस्लाम है। तो बैटल ऑफ करनाल कहते हैं, करनाल जगह का नाम है जहाँ मैदान जंग सजा था, जहाँ ये जंग हुई थी उस जगह का। जैसे पानीपत मैदान जंग है दिल्ली के पास, करनाल है, तो ये वो जगह है हमारे पास। ठीक हो गया गाइस। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाए। नेक्स्ट अटैकर, नेक्स्ट अटैकर की बात करें। अभी एक अटैकर पढ़ा है हमने, हम अपनों के बारे में बात करें। अपनों, गैरों से क्या शिकवा करें। ये भी चलो, ये तो गैर आ गया, मराठास, मराठास है गैर, हिंदूज है, कौन है हिंदूज, हिंदूज है। चलो अपनी सेम जबान बोलने वाले लोग थे, उसको हिंदी चलती थी, पर्शियन चलते थे, हिंदू भी पर्शियन बोलते थे, उस वक्त पर्शियन जबान थी, उर्दू नहीं थी। याद रखिएगा उस वक्त जो जबानें थी वो पर्शियन थी, संस्कृत चली थी मुगल्स के दौर में, संस्कृत होती थी, ठीक है। और ये सारी सब पर्शियन बहुत कॉमन लैंग्वेज, जैसे आज उर्दू है ना पाकिस्तान में, पहले पर्शियन होती थी। सब पूरा मुगल एम्पायर पर्शियन बोलता था, और उर्दू सिर्फ एलिट क्लास के लोग बोलते थे। मतलब जैसे आज यो यो करते हैं, यो मैन, ओ या दिस इज स्वैग स्टाइल, सो यो करते हैं ना, जो हम ये एलिट बर्गर बनने की कोशिश करते हैं। तो आज बर्गर क्या बोलते हैं, बर्गर की लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश। आप बर्गर नहीं हो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। उस वक्त के जो बर्गर होते थे, जो एलिट क्लास होते थे, बर्गर कह लें या एलिट क्लास कह लें, उनको पर्शियन, वो लोग उर्दू बोलते थे। उस वक्त उर्दू बोली जाती थी। उस वक्त बर्गर कौन था, उर्दू बोलने वाला। आज उर्दू बोलने वाला कौन है, थका हुआ। अरे भाई ये क्या कंजर्वेटिव माइंड है यार, ये उर्दू बोलता है यार, ओ माय गॉड, सो चीप, ठीक है ना। तो ये लेवल था हमारे उर्दू का कि सेलेक्टेड लोग उर्दू बोलते थे, सेलेक्टेड। और नवाब मुगल्स बोलते थे, जैसे हमारे बहादुर शाह वन ने बहुत प्रमोट की, हमारे मोहम्मद शाह ने बहुत की, वो हम डिस्कस करेंगे सब चीज। अब गैरों ने अटैक कर दिया, गैरों ने, मराठास ने क्यों अटैक किया, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ जिजिया वाज द इशू। जिजिया इशू की वजह से मराठास के साथ 25 साल से जंग चल रही थी, पता है ना। औरंगजेब एंड मराठास fought for 25 years and Aurangzeb could not defeat, औरंगजेब could not defeat, ठीक हो गया। तो मराठा, शिवाजी वो द फाउंडर ऑफ मराठा, मराठास का जो लीडर था वो शिवाजी था। तो उसके साथ काफी 25 साल से लड़ाइयां होती रही हैं, ठीक है। एंड औरंगजेब could not defeat, औरंगजेब was always defeated by मराठास, हमेशा मराठास उसको हरा दिया करते थे। तो एक बैटल हुई थी 1737 में, 1737 में इन दिल्ली, दिल्ली में एक बैटल हुई थी, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ दिल्ली भी कहते हैं। दिस इज बैटल ऑफ दिल्ली, जिसमें हिंदू एम्पायर क्रिएट कर दिया था मराठास ने। फर्स्ट टाइम दे क्रिएटेड हिंदू एम्पायर, मतलब अब मुगल एम्पायर भी खत्म हो चुका है, अब यहाँ से हिंदू एम्पायर आ रहा है, यहाँ से हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी में कहते हैं स्वराज, हमारा राज, ओन रूल। ये वर्ड आपकी मार्क स्कीम्स में स्वराज का वर्ड आएगा, खिलाफत मूवमेंट 1919 जब आप पढ़ोगे तो वहां पे स्वराज का वर्ड आएगा। लेकिन मैं आज से ही आपकी बेस बना रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कि 1919 जब हम करेंगे तब हम करेंगे, मैं आज से ही बता दूं कि वो जो वर्ड खिलाफत मूवमेंट में डिस्कस होगा 1919, उसकी बेस क्या है, उसकी बेस ये, यहाँ से हिंदुस्तान या जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो यहाँ से आया, हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि हम हार गए, मुगल्स हार गए।
तभी तो कहते हैं हिंदुस्तान हमारा। तो औरंगजेब could not defeat for 25 years, वो मराठास को डिफीट नहीं कर सका इन बैटल ऑफ दिल्ली इन 1737। तो एक और फेलियर। गैरों से क्या शिकवा करें, ये गैर भी आगे हमें लूट मार करने, और ऑफ कोर्स इन्होंने भी प्लंडर किया। लिख लीजिए, दे ऑल्सो प्लंडर्ड दिल्ली, इन्होंने भी दिल्ली को लूटा। मतलब दिल्ली जो दिल था, दिल को तो लूटते ही है वैसे, दिल तो लूटने के समान है लोगों के लिए। तो दिल जो है, जो दिल्ली था दिल, वो भी लूट गया, इन्होंने भी लूट लिया। सबने जो है वो दिल, जो दिल्ली था वो लूट लिया, जहां उनके ट्रेजर्स थे, उनकी उनकी प्रॉपर्टीज थी, स्पॉइल्स ऑफ द वॉर थे, दैट वाज ऑल लूटेड। तो नादिर शाह ने भी लूट लिया, मराठास ने भी, शिवाजी ने भी लूट लिया। क्या बात है। नेक्स्ट आ जाते हैं अफगान्स। ये तो हमारे मुसलमान भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, लेकिन हमें अपने ले डूबेंगे। क्या हुआ? अफगान रूलर ऑल्सो अटैक मुगल एम्पायर, उसका नाम है अहमद शाह अब्दाली और दुरानी। दुरानी इज अ फैमिली नेम, इसका सर नेम है, इसको अब्दाली भी कहते हैं, दुरानी भी कहते हैं, सेम पर्सन। 4 मार्क में सवाल आएगा, हु वाज अहमद शाह अब्दाली या हु वाज अहमद शाह दुरानी, सेम चीज है। ही वाज अ अफगान रूलर और ही कॉन्कर्ड मेनी एरियाज। ये पूरा जो मुगल्स के एरियाज थे, मुगल्स ने, आपको पता है, नॉर्दर्न पार्ट कॉन्कर किया था। नॉर्दर्न पार्ट में क्या आता है? पेशावर आता है, कश्मीर आता है, ठीक है, काबुल आ जाएगा, ये नॉर्दर्न एरियाज थे। तो बाबर ने जो एरियाज कॉन्कर किए थे, वो अब क्या हुआ, चलेगा हमारे हाथ से। अफगान्स डिफीटेड अस, अफगान्स ने मुगल्स के कौन कौन से एरिया ले लिए? अफगान्स कॉन्कर्ड एरियाज ऑफ मुगल्स लाइक काबुल, पेशावर चला गया, लाहौर चला गया, कश्मीर, मुल्तान। की हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री, ये पाकिस्तान है, काबुल के अलावा बाकी तो सब पाकिस्तान है ना, पेशावर, कश्मीर। तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं पेशावर की, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लाहौर की, कि किसने रूल किया है वहां पे, पेशावर पे, अहमद शाह अब्दाली, दुरानी। दुरानी फैमिली आपको पता है केपी के बड़े मशहूर है, दुरानी फैमिली बहुत मशहूर है। 1761 की बात है, दिस इज कॉल्ड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इन विच अहमद शाह दुरानी वाज वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट। मैं कहूंगा अगर आप मुगल्स में बात करो, मराठास में, ही वाज द मोस्ट पावरफुल, नंबर वन पावरफुल फोर्स उस जमाने में। आज हम अफगानिस्तान को कितना वीक सोचते हैं, लेकिन यही अफगानी दुनिया फतह करी थी इन्होंने, जिनको आज हम तालिबान कहते हैं फॉर एग्जाम्पल। वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है या टेररिज्म है, व्हाटएवर, लेकिन अफगानिस्तान को कितना अंडरग्रेड कर दिया, डीग्रेड कर दिया यार। आपको पता है दुनिया पे इन्होंने मुगल एम्पायर पे भी राज किया, अफगान्स ने मुगल एम्पायर के एरियाज कॉन्कर किया, मुगल एम्पायर पे राज किया अफगानियों ने, जो आज कचरा उठा रहे हैं हमारे एक मुल्क में। अफगानियों को भी राइट्स कहाँ मिलते हैं हमारे मुल्क में, ठीक है, कचरा उठाते हैं वो लोग। तो इन्होंने भी रूल किया, ये भी हिस्ट्री आ गई कि आज वो किस हाल में और पहले किस हाल में थे। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, तो दिस इज कॉल्ड बैटल ऑफ पानीपत। अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास आल्सो। अच्छा, बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था कि बैटल ऑफ पानीपत एक सेपरेट बैटल है, जिसमें मराठास को डिफीट की थी, मुगल्स को पहले हुई थी, लेकिन बैटल ऑफ पानीपत यहाँ से आप लिखोगे कि यहाँ से आ जाएगा कि इन बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह दुरानी डिफीटेड मराठास, मराठास को भी डिफीट किया। सोचिए, मैं आपको ये बता रहा था कि अफगान इतने पावरफुल थे कि उन्होंने मुगल्स को भी हराया और मराठास को भी हराया। मराठास को किस वॉर में हटाया, किस वॉर में हराया? बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास वर डिफीटेड। मराठास वो लोग हैं जिसको औरंगजेब भी डिफीट नहीं कर सका। आप सोचें, 25 साल तक एक मुगल एम्परर औरंगजेब ने डिफीट नहीं किया, अब अहमद शाह अब्दाली ने डिफीट कर दिया। क्या बात है, क्या पावरफुल होगी। तो मराठास वर डिस्ट्रॉयड बट नॉट कंप्लीटली। जाहिर है हिंदुस्तान हमारा वो आगे आ जाएगा। रीजन क्या था? रीजन ये था कि अहमद शाह अब्दाली चाहता था कि हिंदू इन्फ्लुएंसेस खत्म हो जाए, मतलब इस्लाम फॉलो हो, हिंदू जो रस्म रवाज हैं, जो गैमलिंग है, डांसिंग है, एडल्ट्री है, ड्रिंकिंग अल्कोहल है, तो हिंदू इन्फ्लुएंसेस खत्म हो जाए। तो अहमद शाह अब्दाली वाज अगेंस्ट हिंदुइज्म, ही वाज मुस्लिम ना। अहमद शाह अब्दाली वाज अगेंस्ट हिंदू रिलीजन, हिंदू व्यूज, हिंदू प्रैक्टिसेस। तो उसने मराठास को हरा दिया, डिफीट कर दिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था रिगार्डिंग दिस। वी विल डिस्कस, अभी हमने मुगल एम्पायर डिक्लाइन के सिर्फ 2 रीजन डिस्कस किए, बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। सो इट विल टेक नेक्स्ट क्लास आल्सो।
तो हम बाकी टॉपिक्स के पार्ट 2 है हमारा मुगल एम्पायर का, इंशाल्लाह पार्ट 3 में मुगल एम्पायर खत्म हो जाएगा। तो वी हैव 3 पार्ट्स। पार्ट 1 की मैंने आपको दे दी है वीडियो, पार्ट 2 की मैं आपको दे दूंगा आज की, कल वाली भी भेज दूंगा आज, और पार्ट 3 की नेक्स्ट टाइम हो जाएगी। तो मुगल एम्पायर हमने तीन पार्ट्स में कवर किया है ताकि आपको सारी डिटेल्स पता हो जाए। मैं एम नॉट गोइंग टू फास्ट सो दैट आप लोग अडॉप्ट कर लो, आप लोग जरा रिलैक्स होकर पढ़ो। आप लोग जो है ना, मैं चाहता हूँ एक फ्लो बन जाए हमारा। जब फ्लो बन जाएगा तो आई कैन स्पीड अप। मैं हो सकता है एक चैप्टर करवा दूँ, ठीक है, हो सकता है मैं 2 चैप्टर साथ करवा दूँ, तो वो भी होगा। तो आई वांट योर कंफर्ट एट द मोमेंट, आई वांट कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।